हेलो गाइस, एक बार फिर से लॉस्ट ऑल माय कल्टीवेशन एंड हंटेड बाय फीमेल डिसाइपल के पार्ट 6 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब एक लाइक जरूर करके जाएं। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जब वांग बो की डिसाइपल उसको घूर रही होती है तो वांग बो अपने मन में बड़े एटीट्यूड में सोच रहा था, मैं जानता हूँ अगर एक आदमी बहुत ज्यादा चार्मिंग दिखता है तो ये उसके लिए सचमुच बहुत प्रॉब्लम पैदा करता है। और फिर वहाँ पर अपने मन में कहता है, मैंने साफ तौर पर अपने आप को बहुत अच्छे से छिपा लिया है जिस कारण से कि मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे अभी खोज लिया गया है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? और फिर वहाँ पर घबराते हुए सोचने के बाद मिस लुओ को देखते हुए मन में कहता है, मिस लुओ प्लीज मुझे माफ कर देना। और फिर अचानक से मिस लुओ के पास जाकर उनके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, मिस लुओ जरा सुनिए। और उसके ऐसे सडनली बिहेव को देख के मिस लुओ वहाँ पे शॉक्ड हो जाती है और तभी अचानक से अपना हीरो मिस लुओ को झुकाते हुए अपनी बाहों में ले लेता है, जिस चीज को देखते हुए मिस लुओ को कुछ समझ में नहीं आता। दूसरे साइड में अपना हीरो मिस लुओ को अपनी बाहों में लिए हुए अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए मन में कहता है, सौभाग्य से मैं अभी कार्डोन की डिस्कस टेक्निक को एक्टिवेट कर सकता हूँ, आर्ट ऑफ इजी डिस्कस एंड QI मॉडिफिकेशन। और उसका ऐसे कहने के साथ में जितनी भी मिस लू के अंदर QI एनर्जी होती है वो अपने आप मॉडिफाई होके अपने हीरो की बॉडी के अंदर जाने लगती है। और तभी अचानक से अपने सामने मिस लू सीनियर सिस्टर को देख के घबराते हुए कहती है, गू सीनियर सिस्टर गू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और फिर अपने हीरो की तरफ ब्लश करते हुए देखकर थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहती है, यंग मास्टर वांग आखिर आप यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? वांग बो वहाँ पे अपनी QI को मॉडिफाई करने के बाद क्रीपी स्माइल देते हुए उसकी तरफ देख के कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा सीनियर गू, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। और जब वो पलट के देखता है तो उसका जो लुक होता है दोस्तों वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है QI मॉडिफिकेशन के बाद। वांग बो को देखने के बाद जो सीनियर डिसाइपल होती है उसको कुछ समझ में नहीं आता और तभी वांग बो वहाँ पे उसको ग्रीट करते हुए कहता है, ये हमारी पहली मुलाकात है और मैं आपका जूनियर आपको रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ। वांग बो के अपीयरेंस में इस तरह से अचानक हुए बदलाव को देख के जो मिस लुओ होती हैं वो हैरान हो जाती है, उनके पसीने आ रहे होते हैं और तभी वो घबराते हुए अपने मन में सोचती हैं, वो तो पूरी तरह से बदल गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सीनियर गू से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो? और दूसरे साइड में सीनियर गू को दिखाया जाता है जो कि अपने हीरो को देखते हुए अपने मन में कहती हैं, सच में वो केवल फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में है और उसका स्वभाव और रंग रूप सब कुछ एकदम अलग अलग है। जो मैंने महसूस किया क्या मैं सचमुच गलत थी? शायद ये मेरे मास्टर की बॉडी के चोरी होने के कारण था। यहाँ तक कि मैं जिसे भी देखती हूँ मुझे उसकी बॉडी में अपने मास्टर की छाया दिखती है। और फिर वो वहाँ पे अपने आप को संभालते हुए कहती हैं, मिस लुओ। अचानक से अपना नाम पुकारने के कारण मिस लुओ शॉक्ड होते हुए कहती हैं, सीनियर गू बताइए। और फिर वहाँ पे सीनियर गू स्माइल करते हुए कहती हैं, आप राइटर सेट की एक ग्रेट जीनियस हैं और कल मैं आपके परफॉर्मेंस को देखने का वेट कर रही हूँ। सीनियर गू के मुंह से इस तरह से अपनी तारीफ को सुनने के बाद जो मिस लू होती है वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है, सीनियर गू आपका थैंक यू, मैं कल कंपटीशन में बहुत कड़ी मेहनत करूंगी। और तभी वहाँ पर सीनियर गू उड़ के वापस जाने लगती हैं और उनको जाते हुए देख के अपना हीरो राहत की गहरी सांस लेता है। और फिर वहाँ पर थोड़ा घबराते हुए अपने मन में सोचता है, जल्दी से यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मेरा दिल इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब वहाँ पे अपना हीरो घबरा रहा होता है तभी मिस लू उसको आवाज देके कहती हैं, यंग मास्टर वांग। और फिर उसकी तरफ देखते हुए ब्लश करते हुए उसको आगे कहती हैं, अभी आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में? मिस लुओ की ये बात सुन के अपना हीरो उसको समझाते हुए कहता है, मिस लुओ मेरे होम टाउन में आप जिसको पसंद करते हैं अगर उसके गले लगते हैं तो ये उसके लिए ब्लेसिंग माना जाता है और मैं कल के कंपटीशन में आपकी सफलता की कामना करना चाहता था, जिस कारण से कि मैं आपके गले लगा आपको ब्लेसिंग देने के लिए। देखा दोस्तों, यहाँ पे लौंडे ने अपने समझा दिया। मुझे आशा है कि मिस लुओ को इस तरह से मुझे अचानक ब्लेसिंग देने के कारण मुझे दोषी नहीं ठहराएंगी। मिस लुओ उसके ऐसे एक्सक्यूज को सुनने के बाद अब कुछ कह ही नहीं पाती और वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती हैं, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। जब वो लोग बात कर रहे थे तभी वहाँ पे एक डिसाइपल आते हुए कहता है, मिस लुओ ज़ुआनसू सेक्ट में आपके रुकने का अरेंजमेंट कर दिया गया है, प्लीज मेरे साथ आइए। और फिर वहाँ पे मिस लू उस डिसाइपल के साथ में जाने लगती हैं, लेकिन पीछे की तरफ अपने हीरो को देखते हुए मन में कहती हैं, सीनियर गू के सामने उस समय वो ऐसा करने के साथ में ही उन्होंने अपने लुक को पूरी तरह से चेंज क्यों कर लिया? लेकिन अगर मैं उनसे इस चीज के बारे में सीधे पूछूंगी तो क्या होगा? लेकिन तभी अचानक से अपना हीरो पीछे से आवाज देते हुए कहता है, मिस लू। वो भी उसके अचानक से दिए हुए आवाज के कारण शॉक्ड होते हुए कहती है, हाँ बताओ क्या हुआ? फिर अपना हीरो एक पैलेस की तरफ इशारा करते हुए मिस गू से पूछता है, आखिर वो जगह कौन सी है? ये किसी और जगह से बिल्कुल अलग दिखाई देती है।
मिस लू अपने हीरो के ऊपर बोले तो दोस्तों आधी फिदा हो चुकी है और तभी वहाँ पर वो ब्लश करते हुए अपने हीरो से कहती है ये वो जगह है जहाँ पर डाउ सेट का ट्रेजर रखा जाता है। मिस लू की बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे कुछ सोचते हुए मिस लू से कहता है क्या डाउ सेट ने अपने सारे खजानों को एक जगह पर रख दिया और क्या उसमें 9 ट्रांसफॉर्मेशन स्कल्पटिंग लोटस भी शामिल है। मिस लू उसकी बात सुन के हंसते हुए कहती है हाँ वो भी है। मिस लू की बात सुन के वो ट्रेजर हाउस की तरफ देखते हुए मन में कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस ट्रेजर हाउस के बाहर इतना कड़ा पहरा होगा, वो पुराने डीमंस इसको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जैसा मैंने सोचा था इस ट्रेजर हाउस में घुसना उससे कहीं ज्यादा आसान लगता है। अगर मैं कॉन्फ्रेंस के दौरान कम सिक्योरिटी का फायदा उठाऊं और यहाँ से उस लोटस को चुरा लूं और यहाँ से पास वाला रास्ता फॉलिंग इमॉर्टल ब्रिज को पार करते हुए इस डाउ सेट के एंट्रेंस से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन तब क्या होगा जब फॉलिंग इमॉर्टल ब्रिज जब एंट्रेंस गेट पर मेरे से पास मांगा जाएगा, क्योंकि उसको पार करने के लिए टोकन की जरूरत होती है और मुझे इस मामले को सीक्रेट रखना चाहिए और जिससे कि मिस लू के ऊपर इससे कोई परेशानी ना पड़े। और फिर वहाँ पर अपना हीरो मिस लू से कहता है मिस लू अच्छा ठीक है आप आराम करिए जाकर और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आप पक्के तौर पर कंपटीशन में जीतेंगी। अपने हीरो की बात सुन के मिस लू भी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है यंग मास्टर आपका शुक्रिया। लेकिन फिर अपने हीरो को जाते हुए देखकर अफसोस करते हुए अपने मन में कहती हैं तो अब आखिरी में फिर भी मैं उससे उस चीज के बारे में पूछ नहीं पाई। हर किसी के दिल में कुछ राज होते हैं जिन्हें वो दूसरों को बताना नहीं चाहते। आखिरकार हमारी मुलाकात तो अचानक से हुई थी। अब इन्हें क्या मालूम अपने हीरो ने तो पेल के प्लान बनाए थे इनके लिए। और फिर थोड़ी देर बाद दिखाते हैं अपना हीरो अपने रूम में आ गया था जहाँ पर वो बैठे हुए कुछ सोचते हुए कहता है ये कितना ज्यादा मुश्किल है। और तभी वहाँ पर वो चुटकी बजाते हुए कहता है 4th डिसाइपल। और उसके ऐसा कहने के साथ में ही वांग बो के स्टोरेज स्पेस से जियाओसी बाहर निकलते हुए कहती है मास्टर आप यहाँ पर हैं। अपना हीरो जियाओसी को देख के क्लाइंट बनाने की कोशिश करते हुए उसके सर पे हाथ फेर के कहता है जियाओसी क्या आप मुझे 9 ट्रांसफॉर्मेशन स्कल्पटिंग लोटस को हासिल करने में मदद कर सकती हैं। और दोस्तों इस बार जियाओसी ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, किसी और को देख लो। और फिर अपने हीरो को समझाते हुए कहती है मास्टर बात ये है कि जब मुझे ये जगह याद थी उससे ये पूरी तरह से बदल गई है और तो और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत खतरनाक हो गया है। अगर मैं इतना बड़ा एक्शन लेती हूँ तो मैं जरूर सबके सामने पकड़ी जाऊंगी। जियाओसी के ऐसे बहाने को सुन के अपना हीरो वहाँ पे हंसते हुए कहता है अच्छा ठीक है मेरे वाइफ के द्वारा यूज किए जाने वाला टोकन की तरह एक दूसरा टोकन चुराने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जियाओसी अपने मास्टर के फिर से चुराने वाली बात सुन के वहाँ पे चिंचिनाते हुए चिल्ला के कहती है मैं ये नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल मैं नहीं करूंगी ये। मैं आपकी 4th डिसाइपल हूँ, कोई चोरी करने वाली चीज नहीं कि जब देखो साला ये चुरा लाओ वो चुरा लाओ, जियाओसी ये कर लो। क्या हमको तुम बेवकूफ सोच के रखे हो। जियाओसी की इस तरह की बात सुन के जो अपना हीरो होता है फिर से उसको लालच भरी निगाहों से घूर के देखते हुए समझाता है मेरी 4th डिसाइपल ये पूरा का पूरा डाउ सेट आपकी 3rd सीनियर सिस्टर का है, तो इसीलिए यहाँ पर किसी भी चीज को लेना चोरी कैसे माना जा सकता है। फिर से दोस्तों अपने हीरो ने उसको जाल में फंसा लिया। सच में यार ये बहुत कमीना है। अपने हीरो को इस तरह से घूरते हुए देख के जियाओसी वहाँ पे बेबस होते हुए कहती है अच्छा ठीक है मास्टर मैं समझ गई हूँ, छोड़िए मुझे। और तभी हमारा दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो जियाओसी के सर के ऊपर पेट करते हुए उससे कहता है देखो बेटा इसे ऐसे समझो जैसे मैंने इसे तुम्हारी 3rd सीनियर सिस्टर से उधार लिया हुआ था और मैं इसका इस्तेमाल करने के बाद इसे वापस कर दूंगा। जियाओसी भी अपने मास्टर की तरफ देख के अपने मन में कहती है साला है तो बड़ा कमीना ये। हंसते हुए कहती है हाँ ठीक है मास्टर मैं समझ गई, तुम घंटा नहीं मानोगे। जियाओसी की रजामंदी पाने के बाद में अपना हीरो बहुत ज्यादा खुश होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है चलो फिर ठीक है अंधेरा होने से पहले फॉलिंग इमॉर्टल ब्रिज में चल के जांच पड़ताल करते हैं और इस पर एक नजर डालते हैं उस पुल पर जाने के बाद मेरा कार्डोन इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है। जैसे वो उस गेट को खोलता है तो वहाँ पर दोस्तों वही इनर लोअर डिसाइपल जो उसको स्टार्टिंग में मिला था वो वहाँ पे मशाल लेके आगे की तरफ जा रहा था, जिसको देखने के बाद में वो तुरंत गेट के पीछे छुप जाता है और तभी अपने मन में कहता है जैसा कि मैंने डाउ सेट से उम्मीद करी थी कि इतनी रात हो जाने के बाद में भी बहुत ढेर सारे लोग ड्यूटी पर हैं और इस लौंडे का फेस मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अरे हाँ ये तो वही ठरकी लौंडा है जिसने मिस लू से कहा था कि आधी रात में बंदा हाजिर है। और फिर वहाँ पर उसको आवाज देते हुए कहता है सीनियर ब्रदर लू क्या तुम अभी भी इतनी देर तक ड्यूटी पर हो। सीनियर ब्रदर लू अपने हीरो को अचानक से देख के वहाँ पे कुछ समझ नहीं पाता ये कौन है
और फिर वहाँ पर उसको पहचानते हुए कहता है, अरे हाँ, तुम तो मिस लुओ के साथ में यहाँ पर आए थे। अपना हीरो भी हंसते हुए कहता है हाँ, आप सही कह रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से वांग बो उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लेकिन मेरी सीनियर सिस्टर ने उसकी इतनी ज्यादा केयर करने के लिए सीनियर ब्रदर लू को आभार प्रकट किया है। अचानक से ऐसे पकड़े गए हाथ को देख के वो लड़का शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या सीनियर सिस्टर ने ऐसा कहा है आपसे? अच्छा, तो तुम मिस लू के यंगर ब्रदर हो। अपना हीरो भी हंसते हुए कहता है, हाँ, आप सही पकड़े हैं, मैं लुओ किंग बाई हूँ। और दोस्तों ऐसे करते हुए अपने हीरो ने उस लौंडे का आधा घंटे तक दिमाग चटा होता है और आखिरी में खोपचे में लेते हुए उसको बाय करते हुए कहता है, मुझे डाउ सेट के रूल्स और टेक्निक को बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीजा जी। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसने किस तरह से उसको पटाया है। वो भी वहाँ पे जाते हुए कहता है, अरे मेरे साले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा डाउ सेट बहुत सुरक्षित है। आपकी कल्टीवेशन लेवल कम है, इसलिए मौज मस्ती करते समय आपको सुरक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहिए। उसको वहाँ से जाते हुए देख के अपना हीरो गहरी सांस लेते हुए कहता है, चलो, आखिरकार बकलोल इंसान से पीछा तो छूटा। और फिर से वो दोस्तों जांच पड़ताल करने के लिए फॉलिंग इमोर्टल ब्रिज पर निकल जाता है, जिसके पास से बहुत सी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। और उस ब्रिज पे आने के बाद में वहाँ पे देखते हुए अपना हीरो कहता है, पक्के तौर पर जैसे कि लू गुआंग ने कहा था, यहाँ का जो एरिया है इनर सेट और आउटर सेट के बीच का है, और ये बॉर्डर लाइन इन दोनों ही सेट से कुछ दूरी पर है। क्योंकि आसपास कोई नहीं है तो मैं अपने कार्डोन को बाहर निकाल के जांच पड़ताल कर सकता हूँ। और तभी वहाँ पर अपने कार्डोन को निकाल के अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, आर्ट ऑफ इजी डिस्कस एंड QI मॉडिफिकेशन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करना मत भूलिएगा। एक लाइक और सब्सक्राइब पॉज करके वीडियो को जरूर कर दें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा ये वाला पार्ट है ये लास्ट पार्ट है जो कि अभी तक लॉन्च हुआ है। जैसे इसके न्यू पार्ट आएंगे तो मैं आगे और एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है, वांग बो वहाँ पे कार्डोन निकालने से पहले आसपास के एरिया की जांच करते हुए कहता है, क्योंकि ये ब्रिज बॉर्डर लाइन पर है इसीलिए इनर और आउटर सेट से कुछ दूरी पर है, और साथ ही रात बहुत हो चुकी है जिस कारण से कि आसपास बहुत कम लोग हैं। और फिर वहाँ पे हंसते हुए कहता है, ये सच में बहुत बढ़िया समय है मेरे अपने काम को पूरा करने का। जब अपना हीरो इन सब चीजों के बारे में सोच के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, तभी अचानक से जब वो ब्रिज के ऊपर देखता है तो दोस्तों वहाँ पे उसकी थर्ड डिसाइपल उसी ब्रिज के ऊपर खड़ी होके कुछ सोच रही थी, जिसको देखने के बाद में वो वहाँ पे एकदम से शॉक्ड हो जाता है। और फिर वहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए मन में कहता है, धत तेरे की, लग गए घोड़े, ये तो गु नियांग किंग है। अपनी डिसाइपल को देखने के बाद में अपना हीरो तुरंत वहाँ पे रेलिंग के किनारे दुपक के आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आखिरकार वो आधी रात में यहाँ पर क्यों आई है? अब ऐसे सिचुएशन में मुझे आखिर क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि आज रात की मेरी ट्रिप पूरी तरह से बेकार हो जाएगी जो मैं सोच रहा था करने के लिए। जैसे अपना हीरो वहाँ से दुपक के निकल रहा होता है, तभी अचानक से जो उसकी थर्ड डिसाइपल होती है उसको सेंस करते हुए चिल्ला के कहती है, कौन है वहाँ पे? जब वांग बो देखता है कि उसकी डिसाइपल उसको धर लिया है, तभी वहाँ पे धीरे से रेलिंग के ऊपर आते हुए घबराते हुए कहता है, वो क्या इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों यहाँ पे एक साथ हैं। अपने हीरो को देख के उसकी डिसाइपल उसकी तरफ घूरते हुए कहती है, तुम तो वही हो जो जुआन सुई सेट से है, आखिरकार तुम इतनी देर रात में इस जगह पर क्या करने आए हो? गु नियांग की बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे एकदम फ्रीज हो जाता है और तभी एक गुड स्टूडेंट के तरीके घबराते हुए कहता है, वो एना नीमो ये, क्योंकि दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा होता है क्या कहे वो। और फिर वो अपने मन में सोच रहा था, ओफो, अब मैं क्या करूँ यार, इसको मैं क्या जवाब दूँ? अरे ढूंढू सोच, इसे कैसे बेवकूफ बना सकते हैं? और फिर वहाँ पर वो सोचने के बाद सर पकड़ते हुए अफसोस करके कहता है, सेंटेस, मुझे अपने मरे हुए मास्टर की याद आ रही थी जिस कारण से कि मैं उदास हो गया, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर पहुँच गया। अपने हीरो की बात सुन के उसकी डिसाइपल शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या तुम्हारे मास्टर मर गए? लेकिन जब वो वांग बो की तरफ देख रही होती है तो उसके अंदर उसको अपने वही पुराने मास्टर दिख रहे थे जिनका वो दिलो जान से कत्ल करके मारना चाहती थी। वांग बो वहाँ पर इस बात को कह के बड़े एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है और फिर तिरछी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए मन में कहता है, मेरी डिसाइपल ने मुझे नहीं पहचाना, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस बात को कहने के बाद वहाँ पर अपनी नौटंकी स्टार्ट करते हुए जोर जोर से रोते हुए कहता है, मेरे मास्टर डीमन सेट के उन भयानक डिसाइपल द्वारा मार डाले गए थे, इसलिए मैं बिल्कुल अकेला हो गया था और मुझे जुआन सुई सेट में शामिल होना पड़ा। मेरे मरे हुए मास्टर मेरे पिता के समान है। जल्द ही मैं हेवन में अपने मास्टर की सोल को खुश करने के लिए सभी डीमन सेट को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा।
अपने हीरो को इतना दिलो जान से रोते हुए देख के जो उसकी डिसाइपल होती है वो भी वहाँ पे अफसोस करते हुए कहती है, हाँ, एक मास्टर हमेशा एक पिता के समान होते हैं। बस अपने हीरो ने बस उसकी ये बात सुनी होती है दोस्तों, और तभी वहाँ पर अपने दाव को आगे चलते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मेरे मास्टर बेकार में ही मारे गए। अगर मैं उनके एक डिसाइपल के रूप में उनका बदला भी नहीं ले सकता तो मैं एक बेकार जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। सेंटेस, मुझे बताइए, क्या मेरी बात से आप सहमत करती हैं? अपने हीरो की बात सुन के जो उसकी डिसाइपल होती है वहाँ पे अफसोस करते हुए कहती है, हाँ, डिमोनिक सेक्ट बहुत गंदे काम करते हैं, जिस चीज के लिए उन्हें सजा दी जानी चाहिए। तो ठीक है, डाउ सेक्ट में बहुत कड़ी सुरक्षा है, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप जल्दी वापस चले जाएं और इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। अपना हीरो उसकी बात सुन के ग्रीट करते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और इसी के साथ जो उसकी डिसाइपल होती है वहाँ से वापस जाने लगती है, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो अपने मन में गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे तो पता ही नहीं चला। चलो शुक्र है कि मैं बहुत होशियार हूँ और इस चीज के लिए मैं पहले से तैयार था। ऐसा हो सकता है। अपने डिसाइपल के जाने के बाद अपना हीरो वहाँ पे अपने वही कार्डोन को बाहर निकालते हुए बड़ा खुश होकर मन में कहता है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि डाव कार्डोन की जो टेक्निक है इतनी ज्यादा यूजफुल होगी, और अब मैं फ्री होके यहाँ पर घूम सकता हूँ। चूहे की तरह इधर उधर छिपने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जैसे वहाँ पर वांगबो उस कार्डोन को बाहर निकालता है तो जो कार्डोन की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो वहाँ पर रिलीज होना स्टार्ट हो गई थी, और उस कार्डोन की स्पिरिचुअल एनर्जी के इफेक्ट में दोस्तों जहाँ पर अपना हीरो खड़ा हुआ था उस पुल के ऊपर, वो पुल के ऊपर सारी की सारी एनर्जी उस पुल को कवर कर लेती है। अपने कार्डोन को ऐसे काम करते हुए देखकर अपना हीरो कहता है, अब चाहे मैं कुछ भी करूं, मुमकिन है कि इससे बाहरी दुनिया को कोई चिंता नहीं होगी। पक्के तौर से मैं इस ब्रिज के सेंटर में जितने करीब जा रहा हूं, इस कार्डोन की फीलिंग उतनी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। और दोस्तों जैसे जैसे अपना हीरो उस ब्रिज के सेंटर में जा रहा था, जो कार्डोन के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो और ज्यादा बढ़ने लगी थी। और जैसे ही वहाँ पर वांगबो उस ब्रिज के सेंटर में पहुँचता है तो उसका जो कार्डोन होता है वो वहाँ पे उसके सर के ऊपर हवा में उड़ने लगता है, और जितनी भी कार्डोन के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी वो और ज्यादा इंटेंस होते जा रही थी। और एक टाइम पे आने के बाद में उस कार्डोन के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसके इफेक्ट के कारण जैसे सेंटर में वो लोग पहुंचते हैं तो नीचे की तरफ पानी होता है, और वो सारा का सारा पानी वहाँ पे वर्लपूल की तरीके बवंडर बनाना स्टार्ट कर देता है, और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगा था। उस ब्रिज के अंदर से जितना भी पानी ऊपर की तरफ उठ रहा होता है सारा का सारा अपने हीरो के ऊपर जाके लगता है, जिस चीज को होते हुए देखकर अपना हीरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पर चिल्ला के कहता है, हाँ, ये तो सच में एकदम प्योर पावर है। जैसे ही वहाँ पर सारे के सारे प्योर एनर्जी जो वाटर के फॉर्म में थी अपने हीरो के ऊपर पड़ती है, तो अपना हीरो एकदम से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है, जिसके अंदर वहाँ पे उसके मेरिडियन मैप थे, और उस प्योर एनर्जी के इफेक्ट के कारण अपने हीरो का एक मेरिडियन वहाँ पे एक्टिवेट हो गया था, जिस चीज को देखने के बाद में वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, सच में ये रियल मैप सारी के सारी पावर को एब्सॉर्ब कर सकता है और मुझे वापस दे सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर जब वो रियल वर्ल्ड में देखता है तो उसके बगल में एक क्रिस्टल अपीयर हो गया था, जिसको देखते हुए वो हैरान होके कहता है, ये तो मेरा मेमोरी फ्रेगमेंट है जो कि एक पावर के फॉर्म में रहता है। और फिर वहाँ पर अपना हीरो उस मेमोरी फ्रेगमेंट के अंदर से कुछ स्पिरिचुअल पावर को बाहर की तरफ निकालता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो इस चीज को करता है तो अचानक से जो उसका दिमाग होता है फिर से दोस्तों बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ब्लर करने लगता है, जैसे कि पहले के एपिसोड में आप देख चुके हैं। और इस सब चीजों को होते हुए देखकर अपना हीरो वहाँ पे चिल्ला के कहता है, नहीं, फिर से नहीं, क्या ये सारी पुराने डीमन लॉर्ड की मेमोरीज हैं? और जब वो अपनी मेमोरी के अंदर देखता है तो पुराना जो डीमन लॉर्ड होता है जिसकी बॉडी में अभी अपना हीरो है वो किसी और के साथ में ऊपर आसमान में हवा में था, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो शॉक्ड होते हुए कहता है, ये तो वही डीमन लॉर्ड है और दूसरे साइड में डाउ सेट के एंसेस्टर है। पुराना डीमन लॉर्ड डाउ सेट के एंसेस्टर की तरफ देखते हुए कहता है, गु चैंग शेंग, किसी भी हाल में वो स्वॉर्ड मुझे चाहिए। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पुराने डीमन लॉर्ड के अंदर से कितनी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है, और इससे पता चल सकता है कि वो कितना पावरफुल था। डीमन लॉर्ड की बात सुन के ओल्ड एंसेस्टर कहते हैं, अरे बेटे, ऐसा लगता है जैसा मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ, इतना ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ कि कोई डीमन मेरे पास दौड़कर स्वॉर्ड मांगने की हिम्मत कर रहा है।
लेकिन चलो कोई बात नहीं, भले ही मेरी पावर पहले से थोड़ी कम हो गई है और भले ही ये तलवार टूट जाए। और इस बात को कहते हुए एंसेस्टर वो जो स्वार्ड टूटी हुई थी दोस्तों, उसको एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर से बहुत ढेर सारी एनर्जी बाहर रिलीज होने लगती है। उस स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने के बाद वो ओल्ड एंसेस्टर अपने हीरो के ऊपर एक स्लैश लगाते हुए चिल्ला के कहते हैं, तुम डीमन कल्टीवेटर कभी भी इस तलवार पर अपना हाथ नहीं डाल सकते। ओल्ड एंसेस्टर ने जो तलवार से स्लैश लगाया होता है दोस्तों, वो बहुत पावरफुल होता है और वो सीधे पुराने डीमन लॉर्ड की तरफ जा रहा था, जिसको पुराने डीमन लॉर्ड रोकते हुए कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी ताकत को आजमाऊंगा। और थोड़ी ही देर बाद हमें दिखाया जाता है पुराने डीमन लॉर्ड ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस स्लैश का जो एंगल होता है, उस तलवार का जो स्लैश के एंगल होता है, उसको रिफ्लेक्ट करते हुए दोबारा से ओल्ड एंसेस्टर की तरफ भेज देते हैं, जिससे कि टकराने के कारण ओल्ड सिस्टर के पास बहुत ज्यादा तेज धमाका होता है और वो ओल्ड एंसेस्टर उस धमाके से टकराते हुए पीछे की तरफ जाके गिरते हैं। और फिर वहाँ पर पुराने डीमन लॉर्ड ने अपनी स्पीड को यूज करते हुए ओल्ड एंसेस्टर से उस टूटी हुई स्वॉर्ड को ले लेते हैं और उसको देखते हुए कहता है, वाओ ये तो बहुत बढ़िया स्वॉर्ड है। दूसरे साइड में हमें ओल्ड एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जिनकी हालत उस धमाके के कारण बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन वो वहाँ पर गुस्साते हुए पुराने डीमन लॉर्ड से कहते हैं, अरे बेटे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जैसा कोई डीमन कल्टीवेटर इस तरह के कल्टीवेशन के लेवल तक पहुँच सकता है, लेकिन अगर तुम इमॉर्टल स्वॉर्ड को छीन भी लेते हो तो क्या होगा? एक डीमन कल्टीवेटर राइटियस पाथ के ट्रेजर को कैसे एक्टिवेट कर सकता है? पुराने डीमन लॉर्ड उन ओल्ड एंसेस्टर की बात सुन के वहाँ पे हंसते हुए कहता है, सच्ची? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? क्या बड़ो, क्या मेरी मौज ले रहे हो? और इस बात को कहने के बाद पुराने डीमन लॉर्ड अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस तलवार के अंदर इंजेक्ट करने लगते हैं, डालने लगते हैं, और ऐसा करने के कारण आसपास बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। जब ओल्ड एंसेस्टर ऐसा होते हुए देखते हैं तो वहाँ पे वो घबराते हुए चिल्ला के कहते हैं, तुमने सच में इमॉर्टल स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया है, यहाँ तक कि मैं भी आज तक इसको एक्टिवेट नहीं कर सका, लेकिन तुम एक डीमन होने के बाद में भी ऐसा कैसे कर सकते हो? जब इन सारी घटनाओं को अपना हीरो होते हुए देखता है तो हैरान होते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि वे सारे स्टार्स इमॉर्टल स्वॉर्ड की पावर को निगल गए थे। लेकिन तभी पुराने डीमन लॉर्ड की तरफ दिखाते हैं, जब वहाँ पे वो ऐसा कर रहे थे तो उस तलवार में कुछ चेंजमेंट होते हुए ना देख के वो निराश होते हुए कहते हैं, ये तो टट्टी है। अरे ये इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। और फिर वहाँ पर उस टूटी हुई तलवार को उस बुढ़ऊ की तरफ दोबारा से फेंकते हुए कहते हैं, तो ठीक है मैं इसे तुम्हें वापस दे दूंगा, ये कबाड़ मेरे लायक नहीं है। जब ओल्ड एंसेस्टर ऐसा होते हुए देखते हैं तो हैरान होते हुए कहते हैं, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? वहाँ पे स्वॉर्ड को फेंकने के बाद वो वहाँ पे दोबारा से उस ओल्ड एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए एक स्पिरिचुअल बॉल को गैदर करने लगते हैं। जब ओल्ड एंसेस्टर पुराने डीमन लॉर्ड को ऐसा करते हुए देखता है तो वहाँ पे हैरान होते हुए चिल्ला के कहता है, अरे नहीं लौंडे, ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ तक कि डीमन कल्टीवेटर भी इस इमॉर्टल वेपन को एक्टिवेट कर सकते हैं, तो तुम्हें मुझे मारने की क्या जरूरत है? तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तब तक दोस्तों डीमन लॉर्ड ने वहाँ पे अपने अटैक को रिलीज कर दिया था, जो कि वो बॉल शेप वाला अटैक सीधे ओल्ड एंसेस्टर के माथे के ऊपर जाके लगता है। ओल्ड एंसेस्टर ने सोचा था कि आज उसका गेम खत्म, लेकिन दोस्तों उसके विपरीत होता है काम। वो जो एनर्जी की बॉल ओल्ड एंसेस्टर के अंदर गई थी, उसके इनहेल होने के बाद में उस बुढ़ाऊ की स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अपनी बॉडी में ऐसे बदलाव को होते हुए देख के बुढ़ाऊ हैरान होते हुए कहते हैं, ये क्या हो रहा है? पुराना डीमन लॉर्ड वहाँ से पलट के जाते हुए कहता है, इसे कुछ समय के लिए इस स्वॉर्ड के उधार लेने के समान समझें, ठीक है बुढ़ाऊ? डीमन लॉर्ड की ऐसी पावर को देखने के बाद वो जो ओल्ड एंसेस्टर होते हैं वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, अरे बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बताओ लल्ली दी जान, क्या यही कल्टीवेशन का ट्रू पाथ है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं हमेशा से गलत था? अगर यही कल्टीवेशन का ट्रू पाथ है तो मैंने आज तक क्या किया और आखिरकार मैं क्या हूँ? अगर यही ट्रू पाथ है तो मुझे बताओ मेरा क्या और मैंने आखिर अभी तक क्या किया? अरे बुढ़ाओ खून पीना बंद करो चूतिया, नहीं तो तुम खुद समझो तुमने क्या किया। साला पकपकाए पड़ा इतनी देर से। बुढ़ाओ मेरी बात सुनने के बाद में तुरंत वहाँ पे शांत हो जाता है और वहाँ पे हंसते हुए कहता है, इससे पता चलता है कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया, यहाँ तक कि शुरू से अंत सब गलत था।
जब बूढ़ों को इस तरह का दौरा पड़ रहा था दोस्तों, तभी वहाँ पर अपना हीरो नीचे से उनको देख रहा था, क्योंकि पुराना डीमन लॉर्ड तो पहले ही वहाँ से 9 तो 11 हो चुका था। ये सब देखने के बाद अपने हीरो का वहाँ पे सर चकराने लगता है और वहाँ पे वो शॉक्ड होते हुए कहता है, अगर मैं इस तरह से देखूं तो मुझे समझ आता है कि गु नियांग किंग मुझे मारना चाहती है। न केवल मैंने उसे अपना डिसाइपल बनाने के लिए चुराया, बल्कि सेट के एंसेस्टर को मानसिक रूप से बीमार भी कर दिया। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके दोस्तों प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर उसका कार्लडोन सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर गैदर कर रहा था। और वहाँ पर अपना हीरो अपने मन में कहता है, एक डीमन लॉर्ड के रूप में मैं इमोर्टल वेपन को एक्टिवेट कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरी मेमोरी में डीमन लॉर्ड उतना बेवकूफ नहीं दिखाई दिया था जितना कि लेजेंड्स ने उसके लिए कहा है कि वो एक नंबर का ठरकी, नल्ला और बेवकूफ था। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, ये तो मैंने बोला है मजे में। फिर वहाँ पे अपना हीरो अपने कार्लडोन की तरफ देखते हुए कहता है, सबसे पहले मुझे ये अजीब लगा कि डीमन लॉर्ड का लाइव बॉर्न मैजिक वेपन डाउ कार्लडोन इतना पावरफुल होगा। कुछ कल्टीवेटर के घेराबंदी द्वारा इतनी आसानी से कुचल दिया गया। ये डीमन लॉर्ड आखिर किस तरह का इंसान था? और दोस्तों ये जो सीक्रेट डीमन लॉर्ड का है वो तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेंगे। और इसके दोस्तों 12 एपिसोड्स ही लॉन्च हुए थे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको। और जैसे इसके न्यू एपिसोड्स आएंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मेरे को भी ये स्टोरी बहुत मस्त लगी यार। आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और प्लीज गाइस, आपसे एक दिल से सपोर्ट मांगता हूँ मैं कि मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद एक लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि आपको पूरी वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।